नमस्कार। मेवाड़ के गुहिल राजवंश की कहानी में स्वागत है। ये एक ऐसा वंश है जिसने हमारे इतिहास पर मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। ये सिर्फ राजस्थान का ही नहीं बल्कि शायद दुनिया के सबसे पुराने राजघरानों में से एक है। सोचिए, लगभग 1500 साल का शासन। आज हम विकिपीडिया के एक लेख के आधार पर इस राजवंश की यात्रा के कुछ जरूरी पड़ावों को समझेंगे। मकसद ये है कि इस लंबे और शानदार इतिहास के जो मुख्य राजा हैं, जो घटनाएं हैं, उनको थोड़ा जानें। इतने लंबे समय तक एक ही वंश का टिके रहना कमाल है। उन्हें हिंदुआ सूरज भी कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी से। राजा गुहाद्यत कहते हैं वही गुहिल वंश के संस्थापक थे, और नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म गुफा मतलब गोह में हुआ था। हाँ, ये एक मान्यता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो है बप्पा रावल। उनका शासन 8वीं सदी में मतलब 734 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ। अच्छा, बप्पा रावल। उनकी कहानी भी तो काफी दिलचस्प है ना। वो हारित ऋषि का आशीर्वाद। बिल्कुल। और फिर चित्तौड़ के मान मौर्यों को हराकर राज स्थापित करना, कैलाशपुरी में एकलिंगजी मंदिर बनवाना, ये सब बप्पा रावल से जुड़ा है। हाँ, और उन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के भी चलाए थे शायद। जी हाँ, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि शुरू में गुहिल मतलब स्वतंत्र शासक नहीं थे। वो गुज्जर प्रतिहार या राष्ट्रकूट जैसे जो बड़े साम्राज्य थे उनके सामंत थे। बाद में धीरे धीरे स्वतंत्र हुए। ओ, तो वो पहले अधीन थे। हाँ, और मेवाड़ का जो पुराना नाम था वो शिवी था। फिर मेदपाट पड़ा, जिसका मतलब है म्लेच्छों को मारने वाला। इसी मेदपाट से बिगड़कर मेवाड़ नाम बना। अच्छा, मेदपाट से मेवाड़, ये दिलचस्प है। और ये राजा खुद को मानते थे भगवान राम का वंशज, मतलब रघुवंशी। उनका राज चिन्ह वाक्य भी यही कहता है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। वाह, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। फिर आगे क्या हुआ? वंश कैसे बढ़ा? देखिए, 12वीं सदी में एक राजा हुए रण सिंह। उनके समय में वंश 2 शाखाओं में बट गया। एक रावल शाखा जो चित्तौड़ से राज करती रही, दूसरी थी राणा शाखा। रावल शाखा। हाँ, इनका अंत तो शायद अलाउद्दीन खिलजी से हुआ था। रानी पद्मिनी वाला किस्सा। बिल्कुल, 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर हमला, रावल रतन सिंह की वीरगति और रानी पद्मिनी का जौहर, इसे चित्तौड़ का पहला साका कहते हैं। युद्ध और जौहर दोनों हुए। बहुत दुखद। लेकिन आपने कहा एक और शाखा थी, राणा शाखा। हाँ, रणसिंह के ही वंशज थे राहप। उन्होंने सिसोदा ठिकाने से ये राणा शाखा शुरू की थी, और इसी शाखा के राणा हम्मीर सिंह ने 1326 में चित्तौड़ पर फिर से अधिकार कर लिया। अच्छा, तो मेवाड़ का शासन खत्म नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया कहलाए क्योंकि वो सिसोदा ठिकाने से थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में उन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है, मतलब मुश्किल हालात में शेर जैसा। उन्हें मेवाड़दा उद्धारक भी मानते हैं। विषम घाटी पंचानन, हम्मीर सिंह, यहीं से सिसोदिया राजवंश का शासन मजबूती से शुरू होता है। इस वंश में तो फिर कई महान शासक हुए। महाराणा कुंभा का नाम तो बहुत सुना है। जी हाँ, महाराणा कुंभा 1433-1468। वो सिर्फ योद्धा नहीं थे बल्कि निर्माता भी थे, विद्वान भी थे। उन्होंने 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया था सारंगपुर युद्ध में। और उसी जीत की याद में वो चित्तौड़ का मशहूर विजय स्तंभ बनवाया है ना? बिल्कुल, विजय स्तंभ। इसके अलावा संगीत और कला में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्हें अभिनव भट्टाचार्य जैसी उपाधियां मिली थी। अभिनव भट्टाचार्य मतलब कलाओं में माहिर। हाँ, और कुंभा ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उन्होंने मेवाड़ में करीब 32 किले बनवाकर सीमाओं को बहुत मजबूत किया। कुंभलगढ़ उनमें सबसे खास है। गुजरात और मालवा की मिलीजुली सेनाओं को भी हराया था उन्होंने। सच में एक महान निर्माता और शासक थे। कमाल है। कुंभा के बाद महाराणा सांगा का नाम आता है। हाँ, महाराणा संग्राम सिंह जिन्हें सांगा कहते हैं, 1509-1528। उन्हें हिंदू पथ कहा जाता था। हिंदू पथ कहते उनके शरीर पर युद्ध के 80 घाव थे। ऐसी किंवदंती है जो उनकी बहादुरी दिखाती है। उन्होंने कई राजपूत राजाओं को एकजुट किया, दिल्ली, मालवा, गुजरात के सुल्तानों को हराया। बाबर ने भी अपनी किताब में उन्हें हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा माना था। बाबर ने माना था? जी। सांगा ने खातौली और बाड़ी के युद्धों में इब्राहिम लोधी को हराया था। गागरोन में
मालवा गुजरात की सेना को भी हराया। लेकिन 1527 में खानवा में वो बाबर से हार गए। बाबर की तोपें और युद्ध नीति शायद भारी पड़ी। हाँ, खानवा की हार, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, कहते हैं कि उनके ही सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया था। ओह, ये तो और भी दुखद है। और फिर वो नाम आता है जिसे सुनते ही वीरता का एहसास होता है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572-1597। बिल्कुल, अकबर की अधीनता उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 बहुत मशहूर है। उनके सेनापति हकीम खान सूरी भी थे, है ना? जी हाँ, हकीम खान सूरी। हल्दी घाटी का नतीजा वैसे थोड़ा विवादित है इतिहासकारों के बीच। कोई निर्णायक जीत हार शायद नहीं हुई, पर ये प्रताप के इरादों का, उनके संकल्प का प्रतीक बन गया। हाँ, प्रतीक तो बनी गया। इसके बाद एक और युद्ध अहम है, दिवेर का युद्ध 1582 में। हाँ। कर्नल टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। हाँ। इसमें प्रताप ने मुगलों को हराया और अपने कई खोए हुए इलाके वापस जीते। अच्छा। हाँ। दिवेर का युद्ध ज्यादा निर्णायक रहा। हाँ, कह सकते हैं। और उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। चावंड, वो घास की रोटी वाली कहानी का क्या, वो सच है? वो शायद लोक कथा ज्यादा है, ऐतिहासिक तौर पर पक्का सबूत नहीं मिलता। पर प्रताप का संघर्ष ये जरूर दिखाता है कि ये वंश आसानी से हार मानने वाला नहीं था। सही कहा। प्रताप के बाद भी ये वंश चलता रहा। हाँ, उनके बेटे अमर सिंह प्रथम हुए, जिन्हें चक्रवीर भी कहते हैं, और फिर कई शासक हुए। ये राजवंश भारत की आजादी और फिर रियासतों के विलय तक चला। आखिरी शासक थे महाराणा भूपाल सिंह 1930-1949। तो ये थी मेवाड़ के गोहिल सिसोदिया राजवंश की एक, कह सकते हैं, झलक। शौर्य, कला, संघर्ष और टिके रहने की एक अद्भुत कहानी। करीब 1500 साल तक मेवाड़ पर राज करना वाकई इतिहास पर एक गहरी छाप है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि आखिर इतने उतार चढ़ाव, इतने बाहरी हमले, बदलता हुआ राजनीतिक माहौल, इसके पीछे राजवंश इतने लंबे समय तक कैसे टिका रहा। उनकी कहानी हमें नेतृत्व के बारे में, अपनी पहचान और संस्कृति को बचाने की जिद के बारे में और मुश्किलों से लड़ने की ताकत के बारे में क्या सिखाती है। ये सवाल सच में सोचने लायक है। उनके इतिहास से सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि ये सीख भी मिलती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एग्जाम केयर एकेडमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका साथ हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।